नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के सभी छात्रों का मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कतार सिद्धांत के संबंध में अपन ने जो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, उसके फॉर्मूले थे वो समझे। उसके बाद में पिछले वीडियो में अपने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली थी। आज हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक इस प्रकार की समस्या है जो वैसे कई बार रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरह हो जाती है। और ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर क्या कहता है कि औसत आगत दर, वो एवरेज जो अराइवल रेट है वो 4 पेशेंट्स पर आवर आते हैं। सेवा करने की जो दर है वो 5 पेशेंट पर आवर की है। प्लांट प्रतिदिन 24 घंटे काम करता है। प्लांट का मतलब यहां पर ये हो सकता है कि वो इस तरीके का होगा कि जैसे मान लीजिए वो कोई एक्सरे सेंटर होगा, सोनोग्राफी सेंटर होगा, या इस तरीके का यहाँ कोई प्लांट काम करता है मान लीजिए, तो उसके बारे में ये है कि वो औसतन 24 घंटे काम करता है। हम सेवा केंद्र की बात कह सकते हैं। यहाँ पर ये एक बात इसने इंपॉर्टेंट कही है यहाँ पर, अब तक की प्रॉब्लम में आपकी ये नहीं था, यहाँ पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये कहता है कि प्रतीक्षा के कारण खोए गए प्रत्येक घंटे की लागत 15 रुपए है। यानी यदि किसी पेशेंट को वेट करना पड़ता है तो जो वेट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 15 रुपए होती है। वेट करने के कारण 15 रुपए की लागत कैसे हो जाती है? जैसे मान लीजिए एक मशीन होती है, मशीन प्रोडक्शन करती है, मशीन खराब हो जाएगी तो मशीन कुछ देर वेट करनी पड़ेगी। मिस्त्री के पास और भी बहुत सी मशीनें आगे से हो सकती हैं, तो कुछ समय वेट करेगी। उसके बाद में फिर वो मशीन ठीक होएगी, तब भी वो टाइम वेस्ट होएगा, तो वो कुल मिलाकर के अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर पेशेंट की केवल वेटिंग टाइम को इसने कहा है कि भी उसकी जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है। यानी वेट अगर करना पड़ेगा किसी पेशेंट को तो उसकी अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है, उसकी जो टाइम की जो वैल्यू है वो 15 रुपए प्रति घंटे आती है। इन सूचना को प्रयोग करके आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतीक्षा के कारण प्रतिदिन लगने वाली औसत लागत आपको ज्ञात करनी है, वेटिंग के कारण। दूसरी बात, यदि जो एवरेज जो सर्विस रेट है उसको 6 रोगी प्रति घंटा कर दिया जाए तो फिर प्रतीक्षा के कारण से होने वाली कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली सेवा दर बढ़ जाएगी तो वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, और वेटिंग टाइम कम हो जाएगा तो कॉस्ट निश्चित रूप से रिड्यूस होगी। किसी भी समय पर व्यवस्था में एग्जैक्ट 2 रोगी होने की क्या प्रायिकता होगी? तो इससे संबंधित फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और संयंत्र का उपयोगितानुपात यानी यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए हम पहले वाली चीज ले देते हैं। फर्स्ट चीज के अंदर देखते ही आपको यह पता लग जाएगा कि वो वेटिंग टाइम जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। प्रतीक्षा के कारण प्रतिदिन लगने वाली औसत लागत क्या होती है? तो प्रतीक्षा के कारण प्रतिदिन लगने वाली औसत लागत जब ज्ञात करेंगे तो पहले प्रतीक्षा समय तो निकालें। तो जैसे लैम्डा 4 रोगी है और म्यू 5 रोगी प्रति घंटा है, तो इसके कारण से जो ETW आएगा वो क्या आएगा? लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा अपन करेंगे तो 4 घंटा प्रति रोगी आएगा। 4/5 घंटा प्रति रोगी आएगा। हम एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये लगभग 48 मिनट्स होता है। इसका मतलब दैट मीन्स इसको 48 मिनट्स जो है वो एक पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/5 घंटा एक रोगी के ऊपर वेटिंग टाइम आता है। अब ये मानता है कि वो संयंत्र 24 घंटे काम करता है, तो हम 24 घंटे का दिन माने यहां पर, तो 24 घंटे वो काम करेगा, तो 24 घंटे में बताइए कितने पेशेंट आ जाएंगे? 1 घंटे में 4 पेशेंट आते हैं, तो 24 घंटे में 96 पेशेंट आएंगे। अब 96 पेशेंट पर कितना समय वेटिंग के कारण खराब हो जाएगा? तो 96 इंटू 4/5 घंटे उसके खराब हो जाएंगे वेटिंग के कारण।
तो एक रोगी पर 4/5 घंटे खराब होते हैं, तो 96 यानी 96 रोगियों पर 96 इंटू 4/5 घंटे खराब होंगे। अब इनकी 15 रुपए के हिसाब से 1152 रुपए की लागत आएगी। 1152 रुपीज की कॉस्ट इसकी आएगी, वो वेटिंग के कारण से आएगी। बिल्कुल जस्ट सिंपल साधारण सी गणित है। जब हमें यह पता लग गया कि एक रोगी की जो प्रतीक्षा समय है वो 4/5 घंटा है, तो दिन भर में 96 रोगी आएंगे, तो उन 96 रोगियों के कुल मिलाकर के 96 इंटू 4/5 घंटे खराब होंगे, यानी वेटिंग टाइम होगा। और अब जो ये घंटे निकलेंगे उनको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 1152 रुपए की कॉस्ट आएगी। वेटिंग की कॉस्ट आ गई 1152 रुपए। अब ये दूसरे पूछता है कि यदि वो सर्विस रेट को 5 से बढ़ा करके 6 कर देता है रोगी प्रति घंटा, तो चलिए साहब इस नई सिचुएशन के अंतर्गत जो है ETW अपन निकालेंगे। तो ये जो नया म्यू हो गया, म्यू के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, दैट मीन्स नया म्यू। तो नया म्यू इसका 6 हो गया, तो 4/6 इंटू 6-4 ये ETW का फॉर्मूला है, वो जब हम लगाएंगे तो 4/5 घंटा प्रति रोगी आएगा ETW, यानी नया वेटिंग टाइम आया 4/12 घंटा प्रति रोगी। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 घंटा को 96 रोगी से, क्योंकि दिन भर 24 इंटू 4 96 को 4/12 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लागत आएगी 480 रुपए। पहले लागत 1152 थी, अब लागत 480 रुपए आई, तो सेविंग इन कॉस्ट हो गई 1152 माइनस 480, यानी रिड्यूस हो गई 472 रुपए की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। अब देखिए एक रोगी प्रति घंटा की सर्विस रेट बढ़ते ही कॉस्ट में 672 रुपए की सेविंग हो जाती है, यानी लागत में 672 रुपए की कमी हो जाती है डेली की 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में 672 रुपए की बचत हो जाएगी। तो ये एक बात इसमें इंपॉर्टेंट हुई कॉस्ट से संबंधित। किसी भी समय व्यवस्था में एग्जैक्ट 2 रोगी होने की क्या प्रायिकता है? ये जो PN जिसको अपन बोलते हैं कैलकुलेट करते हैं, आपको पीछे की जो फॉर्मूले लिखाए थे उसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे थे, जब व्यवस्था में K से अधिक होने की प्रायिकता, जब व्यवस्था में K या अधिक होने की प्रायिकता, और व्यवस्था में जब एग्जैक्ट कोई संख्या n जैसे दे दिया वो होने की प्रायिकता। तो जैसे एकदम एग्जैक्ट होने की प्रायिकता कि या अधिक से अधिक, इस तरीके से न होकर के एग्जैक्ट जैसे 2, एग्जैक्ट जैसे 3 व्यवस्था में होने की किसी निश्चित टाइम के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू फिर इंटू म्यू अपॉन लेमडा की घात n होता है। तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे सामने जो है ये सिचुएशन आई कि वो 16/125 जिसको हम कहते हैं 0.128, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। कब आएगी? जब एग्जैक्ट 2 होने की जो प्रायिकता है वो कहे किसी भी समय व्यवस्था में 2 रोगी होने की प्रायिकता। अब जैसे मान लीजिए 2 से अधिक कहता, 2 या अधिक कहता, तो अपन पावर 2 या 2+1 करते, और लेमडा अपॉन म्यू यानी जो यू से ये सब निकल जाती हैं प्रायिकताएं। वैसे इसमें भी अपन ने लेमडा वाला ही काम में लिया है, लेकिन एक में प्रयुक्त होने का और एक में अप्रयुक्त होने का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया पावर से लेकर के प्रयुक्त वाले को पावर करके, तो वो जो है वो एग्जैक्ट 2 का निकल गया। जितनी पावर की है उससे पावर जितने का होता है, जैसे 3 रोगी होता 3 से पावर कर देते, 4 होता 4 से पावर कर देते, और एक अप्रयुक्त होने का अनुपात, इनको मल्टीप्लाई किया प्रयुक्त इंटू अप्रयुक्त, प्रयुक्त को पावर कर दो जितने रोगी होना, तो इससे क्या होगा कि ये आ जाएगी प्रायिकता एग्जैक्ट 2 की। और चौथा यूटिलाइजेशन रेशियो है, यूटिलाइजेशन रेशियो लेमडा अपॉन म्यू की, यानी यू, तो लेमडा अपॉन यू इंटू 100 होता है 4/5 इंटू 100 है 80% हो गया। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 80% इसका यूटिलाइजेशन रेशियो आएगा। तो ये एक आज अपने एक प्रॉब्लम डिस्कस की जिसमें कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। ऐसी एक प्रॉब्लम अपन और लेते हैं जिसमें एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक मैनेजर होता है जिसको यह तय करना है कि वो 2 मिस्त्री में से कौन से मिस्त्री का चुनाव करे। एक ए मिस्त्री है, वो एक्चुअल में सस्ता है, क्योंकि वो क्या करता है 8 रुपए प्रति घंटे के चार्ज करता है, लेकिन घंटे में 7 मशीनें ही ठीक करता है।
दूसरा मिस्त्री ऐसा है जो महंगा है, एक्सपेंसिव, क्योंकि वो 10 रुपए प्रति घंटे का चार्ज करता है, लेकिन मशीन है वो 9 ठीक करता है। ए मिस्त्री 7 ही ठीक करता है, बी मिस्त्री जो है वो 9 मशीनें ठीक कर देता है प्रति घंटे की दर से, लेकिन चार्ज करता है 10 रुपए प्रति घंटा। तो यहां पर 2 प्रकार की हुई। एक तो रिपेयरमैन ए है, ही इज एक्सपेंसिव, चीपर, वो सस्ता है, और दूसरा है एक्सपेंसिव, 10 रुपए चार्ज करता है। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा मिस्त्री ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर जो मशीनें खराब होती हैं वो 5 मशीनें हर घंटे खराब हो जाती हैं। और ये एक बात इंपॉर्टेंट कहता है कॉस्ट के बारे में, उसने 2 बातें कॉस्ट की दी हैं। एक तो मिस्त्री का चार्ज है, और एक जो मशीन है उसका अनुत्पादक समय की लागत 15 रुपए प्रति घंटे है। मशीन की अनुत्पादक लागत कौन सी होती है? मशीन की अनुत्पादक लागत का मतलब होता है मशीन जितने देर वेट करेगी ठीक होने के लिए आएगी, यानी वो मिस्त्री के पास ठीक होने के लिए जाएगी, तो जितनी देर वो वेट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मिस्त्री तो एक ही है, मान लो वो ऑलरेडी अगर किसी मशीन को ठीक कर रहा है तो उसके बाद में जो मशीन आएगी उसको तो वेट करना ही पड़ेगा। तो कोई भी मशीन आएगी उसको वेट करना पड़ेगा, फिर उसको मिस्त्री भी ठीक करने में समय लगाएगा। तो ये दोनों समय जब जोड़ेंगे, यानी वेटिंग एंड रिपेयरिंग, दोनों का जो समय है वो टोटल टाइम इन द सिस्टम कहलाएगा। करेक्ट? एक वेटिंग प्लस ऑपरेटिंग जैसे अपन कहते हैं ना, वैसे तो वेटिंग प्लस ऑपरेटिंग दोनों मिलाकर के क्या हो गया? टोटल टाइम इन द सिस्टम, यानी ईटी हो गया। तो मशीन का अनुत्पादक समय क्या कहलाएगा? टोटल टाइम इन द सिस्टम कहलाएगा, जिसको हम ईटी कहते हैं। यह जब हमें पता लग गया तो अब हम मिस्त्री ए की रिपोर्ट लेते हैं। मिस्त्री ए जो है उसकी अराइवल रेट तो दोनों में ही 5 मशीन की है, लेकिन उसकी सर्विस रेट 7 मशीन प्रति घंटा है। चलिए साहब, 7 मशीन प्रति घंटे की दर से जब वो सेवा करेगा, सर्विस रेट यानी मशीनें ठीक करेगा, तो उसकी जो ईटी आएगी आधा घंटा प्रति मशीन। ईटी का फॉर्मूला 1/μ - है। इसका मतलब यह हुआ कि वो मशीन आधा घंटा एक मशीन के ऊपर बर्बाद हो जाता है। किसमें? वेटिंग एंड रिपेयरिंग, दोनों में आधा घंटा एक मशीन का खराब हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि आधा घंटा खराब हो जाता है, लेकिन दिन भर में, यहां पर दिन ये जनरली जैसे पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें 24 घंटे की उसने बता दिया था। अदरवाइज जब कुछ नहीं बताया जाता है तो हम उसको 8 घंटे का एक दिन मानते हैं, एक शिफ्ट मानते हैं 8 घंटे की। तो क्योंकि मिस्त्री भी है वो 8 घंटे के लिए ड्यूटी करेगा, तो 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उसका पेमेंट होगा। तो 8 घंटे के अंदर कितनी मशीनें खराब होके आ जाएंगी? 40 मशीनें खराब हो जाएंगी। 8 × 5 40 मशीनें 8 घंटे में खराब हो जाएंगी, और एक मशीन पर आधा घंटा बर्बाद होता है, तो 40 मशीनों पर 20 घंटे बर्बाद हो गए। 20 घंटे अनुत्पादक समय हुआ। इस 20 घंटे के अनुत्पादक समय को जब हम रेट से गुणा करेंगे 15 रुपए प्रति घंटे की, तो 300 रुपए की कॉस्ट आएगी अनप्रोडक्टिव टाइप की। और मिस्त्री भी तो अपनी मजदूरी लेगा, वो 8 घंटे के कितने लेगा? 15 कितने हैं उसके मिस्त्री के चार्ज? 8 रुपए प्रति घंटे की दर से चार्ज करता है। तो 8 × 8 64 रुपए, 364 रुपए की कॉस्ट। इफ द रिपेयरमैन ए इज हायर्ड, तो उसकी 364 रुपए की कॉस्ट आएगी। अब बी की रिपोर्ट लेते हैं। बी की स्थिति में लेमडा 5 ही है, लेकिन म्यू 9 हो जाता है, तो ईटी आता है 1/4 घंटा प्रति मशीन। देखिए कितना फर्क पड़ गया। वहां पर आधा घंटा लगता था और अब 15 मिनट में काम हो जाता है। तो 15 मिनट मशीन को पूरे उसके अंदर पर रहना पड़ेगा, तो ये पूरा अनप्रोडक्टिव टाइम हुआ। इतनी देर मशीन प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। जब वो वेटिंग करेगी, फिर उस ठीक होएगी, तो उतनी देर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी मशीन, तो इसलिए उसको अनप्रोडक्टिव टाइम हो गया। तो 1/4 एक मशीन पर हुआ। दिन भर 40 मशीनें आती हैं, तो 40 मशीनों पर 40 × 1/4, तो 10 घंटे
अनप्रोडक्टिव टाइम पूरे 8 घंटे का हो गया। ये 10 घंटा हो गया, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 150 रुपये अनप्रोडक्टिव टाइम की कॉस्ट आ गई। अब मिस्त्री की मजदूरी जब अपन जोड़ेंगे इसमें, वो कितनी होगी, वो 10 रुपये की चार्ज करता है, इंटू 8, 80 रुपये मजदूरी होगी मिस्त्री की। कुल लागत आएगी बी की स्थिति में 230 रुपये। अब अपने सामने पिक्चर क्लियर है। ए मिस्त्री महंगा जरूर है, लेकिन बी मिस्त्री महंगा जरूर है क्योंकि वो 10 रुपये प्रति घंटे चार्ज करता है, लेकिन चूंकि उसकी अनप्रोडक्टिव कॉस्ट कम हो जाती है उसके कारण से, इसलिए बी मिस्त्री का चयन किया जाएगा, उसको हायर किया जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अनप्रोडक्टिव टाइम की कॉस्ट वो कम ले आता है, चाहे वो खुद 10 रुपये चार्ज करता हो। तो यहां पर जो है वो बी मिस्त्री को हम चयन करेंगे, चाहे वो वैसे वो एक्सपेंसिव क्यों ना हो, ए मिस्त्री चीपर होते हुए भी उसको हायर नहीं किया जाएगा। ये जो है वो अपने इस एग्जाम्पल के अंदर ये प्रॉब्लम देखी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को भी आपको यहां पर हैंडल करना है जब कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज हमने जो है वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए जिनके अंदर जो है वो कॉस्ट फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाता है तो हम किस प्रकार से जो है वो कैलकुलेशन इसका करते हैं, और वो वेटिंग के कारण या टोटल टाइम के कारण से क्या फर्क पड़ता है, इससे रिलेटेड हमने देखा। आगे अपन एक और जैसे कुछ एग्जांपल और लेंगे अपन प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ और ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जो कि जिनका संबंध सीधा इस कतार सिद्धांत से होता है। मैं आपसे यहां से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आपका चैप्टर है कतार सिद्धांत का, बहुत छोटा चैप्टर है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, चूंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड हैं। आप 10, 15, 20 प्रॉब्लम निकाल लेंगे, उसके बाद में आपको ऐसे लगेगा जैसे ये तो चैप्टर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटा समय बहुत कम लगता है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े से श्रम से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप अवेल कर सकते हो। बात रही इनके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल से संबंधित चीजें हैं, तो न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट हैं वो चूंकि थ्योरेटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब मान लीजिए आपको ये पूछ ले कि भाई व्हाट इज अराइवल रेट, व्हाट इज सर्विस रेट, है ना, तो वो चीजें जो है वो आपको इतनी सिंपल बातों में आ जानी चाहिए। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये प्रति एक समय इकाई वो प्रति घंटा हो सकती है, प्रति दिन हो सकती है, प्रति मिनट हो सकती है, प्रति सेकंड हो सकती है। जितने व्यक्ति सेवा लेने के लिए आते हैं उसको अराइवल रेट कहते हैं। तो ऐसे मतलब ये समय जो है वो प्रति घंटा, प्रति मिनट, आपके 4 बड़े फैक्टर EN, ET, ETW, ELQ, ये 4 तो मेन इसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और एक यूटिलाइजेशन रेशियो होता है। तो 5 मेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चीजें घूमती रहती हैं। प्रायिकताएं हैं, ज्यादातर तो यू के ऊपर मैंने कहा आपके डिपेंड करती हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस कहीं हो सकता है, छोटी मोटी और प्रायिकताओं के बारे में जो अपन ध्यान से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।